Dear students, Assalamu alaikum. Today is 23rd July 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages of unit number 8. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, question answers, summary and objective part of unit number 8, peace. The concept of peace is where a person can live in a state of safety, where there is freedom from disturbance, violence and hostility. Peace is a thought-provoking poem written by the pen of Dr. Hartmann. Dr. Sylvia Hartmann is a German poetess. She wants to teach us that we should work as peace lovers to make this world a peaceful place with our gentle whispers of love. I hope students you have prepared your question answers and MCQs very well. So let's move to the work pages of unit number 8. First of all students, open your textbook at page 93. जैसे कि हमने कल के लेक्चर में ए और बी एक्टिविटी ग्लॉसरी के हवाले से डिस्कस कर ली थी, इसी पेज पे जो है वो सी और डी एक्टिविटी जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है. पेज नंबर 93 को हम पहले कंप्लीट करेंगे. वर्क पेजेस के हवाले से जैसे कि आपको मैंने पहले भी गाइड किया हुआ है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं होती, यानी कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम क्रॉस कर देते हैं. और जिन एक्टिविटीज़ को हम टिक करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने वर्क पेजेस में, वो आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में किसी भी हवाले से जो है वो पेपर में आती हैं. तो इस तरह से टिक या क्रॉस करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से जब अपना पेपर तैयार कर रहे हों, टर्म टेस्ट या फेजेस या एनुअल पेपर की तैयारी कर रहे हों, तो आप प्रिसाइज हों, आप फोकस हो के सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को जो है वो तैयार करें जो कि आप टिक कर चुके हैं लेक्चर को सुनते हुए. ठीक है, तो लेड पेंसिल से बेटा अपनी वर्क पेजेस आपने टेक्स्ट बुक पे ही सॉल्व करने हैं लेक्चर को सुनते हुए. रिटन वर्क आपका कुछ भी नहीं है आज. सी एक्टिविटी जो है वो कॉनोटेशन से मुतल्लिक है. कॉनोटेशन से मुतल्लिक एक्टिविटी आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन. कॉनोटेशन का पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें ब्रीफली, ताकि आपको आइडिया हो जाए और इससे रिलेटेड आप एक्टिविटी जो है वो आसानी से कर सकें. जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वर्ड जो है उसको जब हम किसी डिक्शनरी में देखते हैं उसका मीनिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसका लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी वर्ड है लाइक रोरिंग, ठीक है, इसका मतलब जो है वो हमने देखा है डिक्शनरी में, तो इसका मतलब बनता है गरजना, ठीक है, या धारना. ठीक है, और स्मैशिंग जैसे है तो इसका मतलब अगर हम जो भी देखें इंग्लिश वर्ड अगर इसके लिए सिनोनिम देखें तो वो भी इसका क्या बनेगा, डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग बनेगा. लेकिन कॉनोटेशन क्या है कि कॉनोटेशन जो है वो एक वर्ड, एक से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनके डिफरेंट बिहेवियर्स को शो करता है. जैसा कि हमने एग्जांपल देखी थी 9th में कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, इन दोनों का मतलब अगर हम डिक्शनरी में देखें तो दोनों का मतलब ही लिखा होगा तन्हाई. ठीक है, सॉलिट्यूड का भी और लोनलीनेस का भी. ठीक है, इस तरह से कलेक्ट और हॉर्ड, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी डिक्शनरी में लिखा होगा जमा करना. हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट दो चीज़ें हैं. होर्ड का मतलब जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना है, नेगेटिव सेंस में चला जाता है. जब मार्केट में शॉर्टेज हो किसी भी चीज़ की, अनाज वगैरह की, उसको गोदाम में जो है वो रख लेना इस सेंस में कि हम महंगे दामों बाद में बेचेंगे. और कलेक्ट करना, जमा करना, वैसे किसी चीज़ को जमा करना होता है. ठीक है, इसी तरह से सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में भी फ़र्क है कि सॉलिट्यूड कोई खुशगवार तन्हाई होती है जब हम अकेले रहना चाहें, अच्छी बातें सोचते हैं, और लोनलीनेस होती है वो तन्हाई जब हमें जो है वो अच्छा फील नहीं हो रहा होता, हमें अपना आप अकेला महसूस हो रहा होता है. तो किसी भी वर्ड से एसोसिएटेड जो बिहेवियर या इमोशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉनोटेशन. वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन भी होती है और नेगेटिव कॉनोटेशन भी होती है. जैसे जो आपका सॉलिट्यूड और लोनलीनेस है उसमें जो
खुशगवार तन्हाई है वो कौन सी है, सॉलिट्यूड। तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। जो आपके पास लोनलीनेस है जो है वो ऐसी तन्हाई जो कि अच्छी महसूस नहीं हो रही, वो नेगेटिव कॉनोटेशन है। इस तरह से हॉर्ड में और कलेक्टिव में भी फ़र्क है। हॉर्ड ज़ख़ीरांदोज़ी ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, कलेक्ट एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो आपको कॉनोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से याद रखना है कि किसी भी वर्ड से एसोसिएटेड जो इमोशंस या बिहेवियर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉनोटेशन। ठीक है, वो दो तरह से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको जो एक्टिविटी दी गई है, आपको कहा गया है कि नीचे एक पेयर दिया गया है, आपने बताना है कि इनमें से ज़्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन जो है वो कौन सा है, और अपने आंसर को आपने सर्कल कर देना है। अब इसमें थ्रिफ्टी है एक वर्ड और एक है पेनी पिंचिंग। दोनों का मतलब अगर हम देखें तो पैसे खर्च ना करने वाला पर्सन होता है। थ्रिफ्टी आ जाता है आपकी कफ़ायत शायरी के सेंस में, यानी कि सोच विचार करके पैसे जो खर्च करते हैं। पेनी पिंचिंग होते हैं कंजूस, बहुत ही ज़्यादा, जो कि किसी भी मकसद के लिए पैसे खर्च नहीं करते। तो आपसे अब जो है वो पूछा ये गया है कि इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन कौन सी है। तो पॉजिटिव की सेंस आपको थ्रिफ्टी में ऑब्वियसली नज़र आती है, जिसका मतलब है कफ़ायत शार। उर्दू मीनिंग अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर है पुशी एंड अग्रेसिव। ठीक है, इसमें पुशी का मतलब दूर करना, किसी भी शख्स को दूर करने के सेंस में इस्तेमाल होता है। अग्रेसिव होता है बहुत ज़्यादा जारहाना बिहेवियर देना। ठीक है, ये इन दोनों में से आपने बताना है कि आपका पॉजिटिव कॉनोटेशन कौन सा है। तो अग्रेसिव जो वर्ड है जारहाना, पुशी तो धकेल देना, किसी को इस तरह से बिहेव करना, बहुत ही नेगेटिव सेंस में होता है। तो अग्रेसिव आप सर्कल करेंगे, ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन। फिर है पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन है सियासतदान, और स्टेट्समैन कहते हैं मुदब्बर, जो कोई सियासत खेलने वाला हो। इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन हमारे पास कौन सी है, पॉलिटिशियन की, सियासतदान की। फिर है शेफ़ एंड कुक। ठीक है, शेफ़ होता है जो बड़ा बावर्ची होता है, सीखा हुआ जिसने हो। कुक होता है खानसामा, जो कि खाना पकाना जानता हो। तो इसमें से पॉजिटिव कॉनोटेशन हमारे पास है शेफ़, यानी कि जो कि बड़ा बावर्ची है जिसने सीखा हुआ है काम। फिर है सिलेंडर एंड स्किनी। सिलेंडर का मतलब होता है नाजुक, कोई चीज़ जो नाजुक हो। ठीक है, स्किनी का मतलब एक्चुअली होता है हड्डियों का ढांचा हो, जिसके ऊपर सिर्फ ऐसा लगे जैसे स्किन ही है और वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑब्वियसली कौन सी है, सिलेंडर, यानी नर्मो नाजुक कोई पर्सन जो दिखाई दे हमें। उसके बाद डी एक्टिविटी है चूज़ द अप्रोप्रिएट कॉनोटेशंस। आपने जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉनोटेशन पिक करनी है। इनमें से आपसे कहा है कि विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, आप क्या कहलाना पसंद करेंगे, थ्रिफ्टी या चीप। ठीक है, तो आप जो है वो क्या कहलाना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली थ्रिफ्टी, क्योंकि चीप का मतलब होता है सस्ता या घटिया की सेंस में भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ मोर सीरियस, क्या चीज़ ज़्यादा संगीन होती है, प्रॉब्लम या डिज़ास्टर। ठीक है, तो क्या ज़्यादा सीरियस होती है, प्रॉब्लम तो मसला होता है, डिज़ास्टर तबाही होती है। तो डिज़ास्टर बी आप टिक करेंगे, ये ज़्यादा सीरियस है। विच इज़ मोर पोलाइट, ज़्यादा जो पोलाइट या नरम है वो क्या है, सिपा ड्रिंक या गल्प इट। सिपा ड्रिंक का मतलब होता है चुस्की लेके पीना, जैसे चाय पीते हैं हम थोड़ी थोड़ी, और गल्प इट का मतलब होता है हड़प करने की सेंस में, एक ही दफ़ा मुंह में कोई चीज़ डाल लेना, गल्प इट कहलाता है। तो इसमें से ज़्यादा पोलाइट चीज़ क्या है, सिप आ ड्रिंक, ए ऑप्शन। ठीक है, इसको आपने टिक कर लेना है। पेज नंबर जो है वो 94 पे आ जाएं। उसके बाद आपसे कहा गया कि विच वुड यू बी इफ़ यू हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज। अगर आप कई दिनों तक खाना नहीं खाते तो आप क्या कहलाएंगे, हंग्री या स्टार्विंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली हंग्री तो वैसे भूख लगती है जब, उसको बोलते हैं। स्टार्विंग होता है फाका, जब फाका ज़्यादा लोग होते हैं। तो जब कई दिनों तक खाना नहीं खाना तो वो स्टार्विंग कहलाएगा। ठीक हो गया, बी ऑप्शन टिक करें फोर्थ के लिए। फिर है विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड। मड यानी कीचड़ में चलने के बाद आप क्या कहलाएंगे, फिल्दी या डर्टी। ठीक है, फिल्दी का मतलब होता है गलीज़, और डर्टी वैसे गंदा होना किसी भी शख्स का। फिल्दी जो है वो ए ऑप्शन जो है वो आप टिक करेंगे इसमें।
फिर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्विलेंट्स। ये वैसे आपके पेपर में नहीं आता बिल्कुल भी, बस इसका मैं उर्दू तर्जुमा आपको बता देती हूँ। ये प्रोवर्ब्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, एक अच्छा इम्पैक्ट होता है सिर्फ सीखने के लिए आपको बता। फर्स्ट है आपका वर्ड, इट इज़ ऑफ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कि कोई काम ख़त्म हो जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पे ना छोड़ो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी किसी बड़ी मुश्किल से निकल के किसी छोटी मुश्किल में फंस जाना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी जो चीज़ आँख से दूर है वो फिर जहाँ पे भी है वो ऐसा ही लगता है कि वो किसी कहीं दूर है, पहाड़ ओझल है यानी पहाड़ के पीछे है। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, यानी जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही आपको आगे बिहेवियर मिलेगा। उसके बाद बेटा पेज नंबर 94 पे ही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। आई होप उनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। उसके बाद है बेटा इमेजरी। इमेजरी आपको पता है आपकी फिगरेटिव जो लैंग्वेज टेक्निक है एक, हमने 9th में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। इमेजरी का मतलब होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को, आइडियाज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अपने रीडर्स के माइंड में पिक्चर बना दें। ठीक है, सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। 5 सेंसेस कौन सी? विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, यानी टेस्ट का, साइट का, साउंड, टच और स्मेल की सेंसेस यूज़ करते हुए जब आप इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने रीडर्स के माइंड में, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? इमेजरी। ठीक है, पेज नंबर 95 पे आप आ जाएं। बी एक्टिविटी है इमेजरी से रिलेटेड, आप इसको क्रॉस कर दें, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन देयर इज़ अ ग्रामर एक्टिविटी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में आपने बताना है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। मैं आपको ब्रीफली ये टाइप्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है टाइप, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल जो करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव, जब हमने सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन शो करना है, लाइक आई सा माई सेल्फ। ठीक है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो प्रोनाउन, वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इंट्रोगेटिव तो आपको पता है जो सवालिया हो, वो सवाल करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपने उनके सामने लिखना है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव है तो डी लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव है तो आर लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आई लिखेंगे। हैंड मी दैट हैमर, इशारा के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। हु इज़ देयर, इंट्रोगेटिव। ही हिमसेल्फ विल बी आर न्यू फ्रेंड, ये है रिफ्लेक्सिव। इज़ दिस योर टीचर्स बुक, डिमॉन्स्ट्रेटिव। और विच इज़ योर पेन, इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गया। फिर है आपसे कहा गया कि प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, कि पास्ट और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं उनको आपने एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है। पार्टिसिपल्स आपको पता है हमने 9th में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसमें आप बेटा पार्टिसिपल में पढ़ते हैं कि जब भी कोई फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, आपकी चाहे आईएनजी के साथ या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे, यानी एक्चुअली वो फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन क्या है कि वो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करे, तो वो क्या कहलाती है? पार्टिसिपल। अगर वो आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। अगर वो ईडी वाली फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की तो वो आपकी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। अब आपसे कहा गया है कि आपने यहाँ पे यूज़ करना है कि कौन सी फॉर्म सूटेबल है। फर्स्ट है द मूवी वाज रियली। दो ऑप्शंस हैं, मैं जो बोलती जाऊँगी उसको आप टिक करते जाएं और बाद में इनको लिख लीजिएगा। द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग। आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। ठीक हो गया। फिर है आर टाउन इज़ सो, जो है वो ऑप्शंस हैं आपके पास दो। आर टाउन इज़ सो बोरिंग, ठीक है, आप यहाँ पे बोरिंग जो है वो यूज़ करेंगे। और यू
ऑप्शंस हैं बोर्ड और बोरिंग, ठीक है, और आर यू बोर्ड, ठीक है, BORED इसमें आएगा। थर्ड वाले में देखें, हैव यू हियर्ड हर लाफ इट इज़ सो अनोइंग। बी वाला देखें, आई एम रियली अनाइड, ED वाली फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग, ठीक है, ING वाली फॉर्म बी में आएगी। फिर उसके बाद फिफ्थ देखें, दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट, इट मेक्स मी फील सो रिलैक्सड, ED वाली फॉर्म आई है पहले में। फिर बी वाले में देखें, आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी, आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग, ठीक है। ये आपने जो है वो ध्यान से सुन के इसमें लिख लेना है, और ये आपके बेटा ग्रामर MCQs के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी, चाहे ब्रैकेट में बी एक्टिविटी के सामने लिख लें आप। फिर उसके बाद है बेटा आपका पेज नंबर 97, ठीक है। इसमें 97 पेज पे देखें, जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में जो है वो बताया गया है ब्लॉक्स की फॉर्म में। ये सभी आपने पहले 9th में पढ़े हुए हैं, ब्रीफली इनके बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेज़ के बारे में आपको पता है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट हमें मीनिंग किसी भी चीज़ के नहीं देता, यानी कि सेंटेंस की तरह से नहीं है, जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड हम इसे कहेंगे। जो जेरेंट है, आपको मैंने बताया कि जब वर्ब की कोई भी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करे, तो वो क्या है, जेरेंट। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड हो तो वो जेरेंट फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह से इन्फिनेटिव जो है वो टू वाली जो फॉर्म होती है, या मेन वर्ब के अलावा भी जो फॉर्म हो किसी सेंटेंस में, वो इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है जो कि वो फ्रेज, वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रेपोजिशन का काम करे, यानी नाउन की पोजीशन या रिलेशन बताने का काम जो करे, वो क्या कहलाएगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपने इन बॉक्सेस को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लेना है। ब्रीफली मैंने इनके बारे में आपको गाइड कर दिया है। जब आप उन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी आपकी 98 पेज पे है। सी, आइडेंटिफाई जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो आपको अंडरलाइन किए हुए हैं फ्रेजेस, उनके बारे में आपने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी। MCQs आपके ग्रामर के, इनसे रिलेटेड आपके पेपर में अक्सर आ जाते हैं। जो अंडरलाइन किए हुई एक्टिविटीज़ वर्ड्स हैं उनको मैं बताती जाती हूँ, आपने टिक करते जाना है। मारिया फेल ओवर द कैट, ओवर वर्ड प्रेपोजिशन है, आपको पता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से इन्फिनेटिव, जेरेंट, प्रेपोजिशनल में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पहले का सी ऑप्शन। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। टू का वर्ड आपको बता रहा है कि ये इन्फिनेटिव है, टू डिस्कस। तो ऑप्शंस इन्फिनेटिव, जेरेंट और प्रेपोजिशनल फ्रेज में से आपका ए ऑप्शन 2 का ठीक है। फिर है आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, लर्निंग, ठीक है, ING वाली फॉर्म आ गई है। अब आपसे मैंने कहा था कि ING वाली फॉर्म जब नाउन का रोल प्ले करे तो वो क्या कहलाती है, जेरेंट, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए बी ऑप्शन जेरेंट फ्रेज इसके लिए ठीक है। फिर है विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर, ये भी 2 वाली फॉर्म है। उसके बाद तो ऑप्शंस हैं इन्फिनेटिव, जेरेंट और प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ए ऑप्शन जो है 4th के लिए ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज, टिक करते जाएं। तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट, ठीक है। ऑफ टर्किश आर्ट, ऑफ प्रेपोजिशन है, सो सी ऑप्शन इसके लिए ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर है बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट, पुटिंग ING वाली फॉर्म आ गई, तो ये क्या है आपका बी ऑप्शन, जेरेंट फ्रेज, 6 का बी। 7 देखिए, डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स, टू लोअर, फिर 2 आ गया, तो ये क्या है आपका ऑप्शन, आपके पास 3 है, इन्फिनेटिव, जेरेंट और प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका जो है वो इसके लिए ठीक हो जाएगा, 7th का ए ऑप्शन आपका ठीक है। इन MCQs को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद बेटा आपका पेज 99 है, ये कम्प्लीटली क्रॉस कर दें। 100 पेज भी आपका बी और राइटिंग स्किल्स कम्प्लीटली क्रॉस कर दें। इनमें से कुछ भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। डायरी बेटा आपने लिख लेनी है, अपनी डायरी में या नोटबुक में हमने वर्क पेजेस किए हैं यूनिट नंबर 8 के कंप्लीट, ठीक है, जिनको आपने लिखना कुछ भी नहीं है, इसमें से कोई भी काम आपका लिखने वाला नहीं था, सिर्फ जो है वो समझने वाला और पढ़ने वाला, याद करने वाला काम था।
जिनमें से 2 एक्टिविटीज़ जो हमने की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो आपके ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल जेरेंड और इन्फिनिटिव फ्रेज़ वाली एक्टिविटी, और दूसरा जो हमने उससे पीछे एक्टिविटी आपकी पार्टिसिपल वाली की थी। ठीक है, सारे ही पेजेस इंपॉर्टेंट थे, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इनमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो डिटेल में मैंने सारी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, लेकिन कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे।